Hello everyone, welcome to all. So let's start a new series, and this series is related to the NCERT chapters of Class 12 World Politics. तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एक सीरीज होगी जिसमें हम सेकंड टर्म में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से होगा, जो कि हमारी बुक में वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में गिवन है। और इसमें भी हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल इस टॉपिक का मतलब है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंटरनल क्या रहे हैं, पाकिस्तान किस हिसाब से इवॉल्व हुआ है आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, और उसके इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में रिलेशन क्या रहे हैं, यही पूरा इस टॉपिक का मेन जिस्ट होगा। और लेट स्टार्ट। बट इससे पहले मैं पाकिस्तान को काफ़ी डिटेल में बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान एज अ जोग्राफिकल रीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसके इंपॉर्टेंट स्टेट्स क्या हैं। तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की, और उसके बाद जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री की जो भी सिचुएशंस हैं वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट आई विल स्टार्ट विद द पाकिस्तान और उसकी इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस की। देखिए ओवरऑल अगर ये मैप आप देख सकते हैं पाकिस्तान का, तो ओवरऑल पाकिस्तान में आज के समय में 4 प्रोविंसेस लाई करती हैं। प्रोविंसेस मीन जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होती हैं, वैसे इनके यहाँ पे नॉर्मली प्रोविंसेस दैट इज इक्विवेलेंट टू स्टेट्स। तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 4 मेजर स्टेट्स हैं, एंड दैट इज योर फर्स्ट स्टेट इज बलूचिस्तान, जो कि इनका सबसे बड़ा स्टेट है, एंड दैट विल लाई हेयर। This is the main region of the Balochistan. So the most area, this one. So this is the Balochistan area, and this downside is the Sindh area, and this is Punjab, and this is Khyber Pakhtunkhwa, and the final one, this one. This is Gilgit Baltistan. See, ये वाला एरिया पीओके का है। दिस इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो रेस्ट हमने देखा 4 प्रोविंसेस कौन कौन से हो गए, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, एंड दिस इज द बलूचिस्तान। सो द कैपिटल ऑफ सिंध इज कराची, जो कि कराची यहाँ पे पाया जाता है, कराची का पोर्ट भी है। इसके अलावा पंजाब है, पंजाब का कैपिटल लाहौर है, जो कि यहाँ पे क्लोजली सिचुएटेड है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी कैपिटल पेशावर है, एंड फाइनली बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा है, जो कि यहाँ पे लाई करता है। एंड दिस इज द पीओके रीजन। तो दिस इज बेसिकली हमारा रीजन है, तो वी कैनॉट इंक्लूड इट एज अ स्टेट। और हालांकि अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली इसको स्टेट नहीं बनाया गया है, हालांकि वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो गिलगित बल्टिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लें एज अ प्रोविंस। ना, ये तो हमें स्टेट्स के बारे में पता चल गया पाकिस्तान के बारे में। लेट्स सी कि अब पाकिस्तान में सिचुएशन कैसे इवॉल्व हुई है और उसका किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या सिचुएशन पाकिस्तान में रही है। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी ऑल नो, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन ऑन 14 अगस्त। जैसा कि हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस, वो 14 अगस्त को करते हैं। ओके, ना 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद इनके राष्ट्रपिता कह सकते हैं, बट उनके यहाँ पे इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है कायदे आज़म। तो जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया जाता है, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बोला जाता है। तो कायदे आज़म ने क्या किया वहाँ के, इन्होंने अपॉइंट किया, जैसे हमारे यहाँ नेहरू को पहले कमान मिली देश को संभालने के लिए, वैसे ही यहाँ पे लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाती है कि हाँ भाई अब आपको देश चलाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रही है, इतने लकी नहीं रहे। मैं लकी तो नहीं कहूँगा, इनकी विल ही नहीं थी कि ये अपने देश को एक डेमोक्रेटिक देश बना पाएँ और एक खुशहाली की तरह खुशहाली के राह पे ले जा पाएँ। ना, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पे मिलिट्री रूल, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्लॉड डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पे एक मजाक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ही रूल देखने को मिलेगा। तो आई वांट टू डिस्कस कि मिलिट्री रूल कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली देखिए, कोई भी देश चलाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो मैं अब वन बाय वन आपको डिटेल में समझाता हूँ ऑन द स्लाइड्स कि कैसे क्या हुआ है। सी, तो एज वी ऑल नो 1947 में ये भी लोग आज़ादी हो गए, और इसके बाद काम था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो देखो सबसे बड़ी गलती तो इनके साथ ये हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने काफ़ी लेट बनाया है। सिंस हम काफ़ी, अगर इंडिया के कंपेयर में देखें तो हमने 1949 तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, जो कि हम 1950 में हमने एनफोर्स कर दिया। बट इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में काफ़ी समय लग गया। इनका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है इन 1956। सोचो, आज़ादी के लगभग 8-9 साल बाद ही जाके इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता पाकिस्तान की इन 1956, और दुर्भाग्य से देखो 2 साल के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया जाता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनाया उसको 2 साल में खारिज कर दिया जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मिलिट्री कू। यहाँ पे मिलिट्री कू हो जाता है, और वो करता है दैट इज़ आयूब खान। आयूब खान क्या करता है, यहाँ पे जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटा देता है और खुद सत्ता में अपने आप को ले आता है। तो दिस नेम शुड बी रिमेंबर्ड, आयूब खान। ये है, इज बेसिकली वॉज अ मिलिट्री जनरल, और इसने सत्ता हत्या ली। और यहाँ से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो फ्रॉम 1958 टिल 1969, तो लगभग लगभग 10 से 11 साल तक आयूब खान सत्ता में बना रहेगा, और यहाँ पे मिलिट्री रूल चलता रहेगा। हालांकि इन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स बनाए गए, बट वो नाम के लिए बनाए गए, उनके पास कोई खास पावर नहीं थी। सारी पावर प्रेसिडेंट होल्ड करता था, और यहाँ मैं अगर प्रेसिडेंट बोलूँ तो यहाँ पर आयूब खान कह सकते हैं वो इसका रोल निभा रहे थे। अगर हम पाकिस्तान में और कोशिशें देखें, इन्होंने संविधान बनाने की और कोशिश करी है, बिल्कुल की है। तो एक पहल होती है 1962 में, और ये भी फेल रहती है।
तो 1962 में इन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी, बट अगेन ये भी एब्रोगेट हो जाता है 1972 में। सो तो आप देख सकते हैं 1972 तक पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन 1973 यहाँ पे पहली बार इलेक्टेड मेंबर्स अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। देखिए ये 1973 में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, बाकी स्टोरीज के बीच क्या रही, क्यों ऐसा हुआ, उसको मैं जस्ट थोड़ी देर में उसके बारे में आपको बताऊँ। सो इलेक्टेड मेंबर ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1973 अंडर द लीडरशिप ऑफ द जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप कह सकते हैं यही कॉन्स्टिट्यूशन लगभग आज के समय में चल रहा है, बट अगेन इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। फॉर एग्जांपल 1985 में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या किया गया, इसमें थोड़े से चेंज किए गए, जिसमें पावर मैक्सिमम प्रेसिडेंट के पास दे दी गई। देन फाइनली ये काफ़ी कंटिन्यू रहा लगभग 2010 तक, यानी 1985 से लेकर 2010 के बीच जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, मैक्सिमम पावर प्रेसिडेंट ने होल्ड की हुई थी। बट 2010 में अमेंडमेंट्स किए गए अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बनाया गया। बट अगेन ये सब खोखली बातें हैं, प्राइम मिनिस्टर आज भी वहाँ पे पावरफुल नहीं है, मिलिट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो बस ओवरऑल हम ये कह सकते हैं 2010 से आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री रिपब्लिक पाकिस्तान बन चुका है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसा रहा, और अब हम इसके अलावा कोशिश करेंगे कि हम आपको पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बता पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या रही, कैसे वहाँ पे मिलिट्री डेमोक्रेसी क्या-क्या रहा, वो सब हम आपको अब वन बाय वन समझाने की कोशिश करते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने बताया, अब कहानी वन बाय वन चलते हैं कि जैसे आप उसे आंसर कर पाएँ, क्योंकि अगेन ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, तो वो किस हिसाब से समझ पाएँ, तो आप पीछे का बैकग्राउंड तो नॉर्मल था जो कि आप एक पाकिस्तान की हिस्ट्री समझ सकते हैं, बट अगेन अब यहाँ से आपके एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। ओके, तो एज़ आई सेड कि 1956 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 1958 तक चलता है, एंड देन अगेन 1958 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाता है और पावर में आ जाता है ब्रिटिश जनरल आयूब खान। आयूब खान आ गया पावर में। ओके, एंड आयूब खान ने अगले 10 से 11 साल तक रूल किया, लेकिन अगेन आयूब खान से भी जनता काफ़ी परेशान थी, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द आयूब खान। तो फाइनली आयूब खान को क्या करना पड़ता है, इनको भी अपनी कहते हैं स्टेप डाउन करना पड़ता है। खैर ये तो मिलिट्री रूलर हैं, तो ये अपनी जगह पे क्या करते हैं, अपने ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, और वो है जनरल याह्या खान। तो याह्या खान आयूब खान क्या करते हैं, याह्या खान को आगे कर देते हैं, मतलब कि लोग इनसे परेशान हैं तो उनको लगा चलो फिर याह्या खान को कर देते हैं। बट अगेन याद रखा जाए कि याह्या खान कोई पॉपुलरली इलेक्टेड पर्सन नहीं है, ये भी अपने आप में जनरल है, जिसको आयूब खान ने ही क्या किया, आगे कर दिया, जिससे वो लोगों की जो रिजेंटमेंट है उसको कुछ हद तक रोक पाए। ओके, सो फाइनली याह्या खान है, ये रूल करते हैं फ्रॉम 1969। लेकिन अब इनके कार्यकाल में एक दुखद घटना जो कि पाकिस्तान के साथ हो सकता है या पाकिस्तान के उनके साथ है, बट इंडिया के लिहाज से देखा जाए, बांग्लादेश के लिहाज से देखा जाए, तो ये हमारे लिए काफ़ी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। तो वो रहा 1971 में, दैट इज़ लिबरेशन ऑफ, और यू कैन से क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, और द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बोल सकते हैं इसे। तो फाइनली क्या होता है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, और अगेन हमें सबको पता है कि इस एंड अगेन रिमेंबर उस वक्त ये पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट है जो कि अब हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ पर इंडियन फोर्सेस क्या करती हैं, अगेन हमें पता है काफ़ी विक्टोरियस होती है, और मोर दैन 91,000 POWs बनाए जाते हैं। व्हाट इज POW? दीज आर द प्रिजनर ऑफ वॉर्स। और इतिहास में इतना ज़्यादा नंबर अभी तक शायद ही किसी मिलिट्री का रहा हो जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी शर्मनाक रहा पाकिस्तान के लिए। बट तो 1971 की वॉर काफ़ी चुभती है पाकिस्तान को, और यही नतीजा रहा कि याह्या खान को भी स्टेप डाउन करना पड़ गया, और फाइनली लोगों में रहा कि भाई अब हमें चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब हम उठ चुके हैं, हमें कोई मिलिट्री गवर्नमेंट या मिलिट्री सरकार नहीं चाहिए। और फाइनली दे स्टार्टेड कि भाई अब हमें एक ठीक ठाक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देनी। तो अगेन यहाँ पे पहली बार 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये पावर पे आ जाते हैं। याद रखा जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही इज़ बेसिकली, ही वाज बेसिकली एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो वो एक रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहाँ से कहाँ तक रूल करेंगे, 1971 से लेके 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो रूल करेंगे। लेकिन अगेन ये भी इनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 77 में इनको भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। बट अगेन किससे गंवानी पड़ेगी, फिर से एक मिलिट्री coup हो जा रहा है। तो ये तो मतलब बिल्कुल मजाक जैसा ही लग रहा है कि एक बार इलेक्ट किया, फिर मिलिट्री coup हो जा रहा है, फिर हटा दो। तो इट्स बेसिकली ये टोटली मजाक है, कुछ नहीं है। 77 में क्या हो रहा है, मिलिट्री रूल फिर से स्टैब्लिश हो जाता है, और इस बार नए भाई साहब कर रहे हैं, उनका नाम है जनरल जियाउल हक। जियाउल हक ये आ गया। अब इसने कहा कि भाई तुम हटो, अब हम पावर में आएंगे। तो जनरल जियाउल हक 1977 में भुट्टो गवर्नमेंट को हटा देता है, यानी भुट्टो गवर्नमेंट को रिमूव कर देता है, और खुद पावर में आ जाता है। तो फ्रॉम 1977 टिल 1982 जियाउल हक रूल करेगा। लेकिन अगेन इसका रूल लोगों को पसंद नहीं है। तो अगेन इसमें क्या होता है, इन 1982 बेसिकली इन 1982
प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें अगेन एक डेमोक्रेटिक सरकार दी जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है जो हमारे सारे जितने भी हमारी विशेज़ हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। और यही रहा कि ज़ियाउल हक को भी स्टेप डाउन करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि पाकिस्तान में चलता है। और इन सब में फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी शुरू हो जाती है। और इनमें फ्रॉम लगभग 6 साल तक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चलते हैं और फाइनली 1988 में डिसाइड किया जाता है कि हम रिस्टोर करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को। और 1988 से फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी और इस बार अगेन पावर में आती हैं बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो कौन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर है। लाइक प्राइम मिनिस्टर नेहरू की डॉटर इंदिरा, सेम वे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी डॉटर है बेनज़ीर भुट्टो, ये प्राइम मिनिस्टर बनती है 1988 में। और यहाँ से लेके 1988 से 1999 तक पाकिस्तान में हालात थोड़े ठीक चलते हैं, यानी अभी यहाँ से लेके 1988 से 1999 तक यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चली है। तो दो ही यहाँ पे मेन कंटेंटर थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, यानी उनके रोटेशन वाइज उनको चांसेस मिले। वन इज बेनज़ीर भुट्टो एंड सेकंड इज नवाज शरीफ। तो ये दोनों ने अगले 10 साल तक पाकिस्तान के अंदर रोटेशन वाइज है, जैसे इनकी टर्म आई जीतते गए और प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। बट काफ़ी दिन तक फिर इनको नसीब नहीं होने वाला है पाकिस्तान को डेमोक्रेसी। और फिर 1999 में अगेन एक जनरल है, इसका नाम सबने सुना होगा, दैट इज जनरल परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ आते हैं और ये स्टेप इन कर लेते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं। और किसको? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, क्योंकि अगर देखो 1999 का टाइम है तो ये है 1999 के पास क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये एक अच्छा चांस मिला था जनरल परवेज मुशर्रफ को कि अपने आप को स्टेप इन करा ले, और यहाँ मिलिट्री स्टेप इन करती है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि कारगिल वॉर में पाकिस्तान को काफ़ी बुरी तरीके से हार मिली थी, और जिसका ही रीज़न रहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के पास एक एज आया कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और वो सत्ता में आते हैं और नवाज शरीफ को रिमूव कर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है जनरल मुशर्रफ उसके बाद क्या करते हैं, अपने आप को इलेक्ट भी कर लेते हैं। क्या प्रेसिडेंट? सोचो ये व्यक्ति खुद ही आ रहा है, पहले जनरल है, प्राइम मिनिस्टर को हटाएगा और खुद अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर ले रहा है। और इस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के थ्रू इन समहाउ रूल होती ही चली गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रेसिडेंट की पावर, जैसा कि मैंने बताया 2010 में प्रेसिडेंट की पावर कम की गई और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पावर ठीक ठाक देखने को मिली है। और अभी तब से लेके अब तक, फॉर एग्जांपल अभी तो इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मिलिट्री का कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट पे चलता है, जितना मिलिट्री कहती है सरकार उतना ही करती है। तो इस तरीके के हालात पाकिस्तान के फिलहाल की सिचुएशन में बने हुए हैं। नाउ ये सारी स्टोरी तो हमने पढ़ ली है पाकिस्तान के बारे में। अब हम क्या करेंगे, उन सभी रीजंस को समझेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल काफ़ी लंबे समय तक रह पाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड सेवरल फैक्टर्स सो दैट कंट्रीब्यूटेड पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डोमिनेंस। ये पहला फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं सोशल डोमिनेंस। ओके, तो सोशल डोमिनेंस किसका? सोशल डोमिनेंस पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे हमें क्लर्जीज का देखने को मिलेगा, क्लर्जी, और दूसरे हैं मिलिट्री, और तीसरा है लैंड ओनिंग, जिसको आप लैंड लॉर्ड्स बोल सकते हो। तो इन तीनों का काफ़ी इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सोसाइटी में, तो इनका सोशल डोमिनेंस काफ़ी है और ये फर्दर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं कि वहाँ पे सरकार कैसी रहेगी और मिलिट्री का क्या रोल होगा। इन सब का काफ़ी बड़ा रोल है। अब मैं देखो वन बाय समझाता हूँ क्लर्जीज और कैसे। देखो मौलानास का रोल काफ़ी बड़ा है, आपको पता है कि हाउ कि किस तरीके से सिस्टम चलाते हैं, फतवा जारी कर देंगे या कुछ कर देंगे। अभी एंटी मतलब कि पाकिस्तान के अंदर तो आप देखो कि अलग अलग तरीके से वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पर किसी का मर्डर कर दिया जा रहा है, इस आधार पर किया जा रहा है कि तुमने ईश निंदा करी है, उस आधार पर लोगों को मार दिया जा रहा है। तो इसमें क्लर्जीज का रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये धार्मिक कह सकते हैं धार्मिक ठेकेदार हैं जो कि अपने हिसाब से सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, तो इनका काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है और ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे मिलिट्री का रोल तो काफ़ी बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि मिलिट्री के पास इनके यहाँ पे सिर्फ एक रीजन है, वो ये कहते हैं कि देखो जी हम आपको काफ़ी सेव कर सकते हैं अगर आप हम पे बिलीव करें रेदर देन गवर्नमेंट, क्योंकि आपको गवर्नमेंट नहीं बचाएगी। क्यों? अभी बचा किससे रहे? ये हर वक्त वही है कि पड़ोसी देश भारत ये आपके लिए खतरा है, और खतरा है तो हम ही हैं जो आपको बचा पाएंगे। तो इस तरीके का माहौल बना के रखते हैं जिससे जनता में वहाँ पे मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर। अब वो रिस्पेक्ट किसी को बहका के बनाई जाए या कैसे की जाए, दैट इज अदर थिंग। लैंड ओनिंग कम्युनिटी, तो अगेन ये काफ़ी वेल्दियस्ट पीपल हैं, वेल्दियस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, ये भी इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। तो ये तीन हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे, मिलिट्री, क्लर्जीज, लैंड ओनिंग, एरिस्टोक्रेसी। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये अपने हिसाब से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करते हैं, फिर मिलिट्री को स्टैब्लिश करते हैं। इनका ये मेजर रोल रहा है, ठीक है। और मैंने बता दिया मिलिट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर बार वो पाकिस्तान और इंडिया का लॉजिक लगाते हैं और उसमें अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम ही आपको बचा सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इज टोटली फ्लॉड। क्यों? अब पाकिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट पावर आर्मी का हमने देख लिया कि आर्मी इतने लंबे समय तक टिक क्यों रही है। उसके पीछे का रीजन ये भी है कि आर्मी क्या कहती है, देखो जी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है करप्ट है, ये करप्शन करती हैं,
ये जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब लोगों का भी बिलीव पॉलिटिकल पार्टीज में वहाँ पे नहीं है, और यही रीज़न है कि आर्मी को एक एडवांटेज मिलता है और वो फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो करते हैं इनकी गवर्नमेंट को। इसके अलावा आप देखो क्रॉस लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है भाई। स्पेशली माइनॉरिटीज़, इस माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो जो ही कर रहे हैं उनका तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया जाता है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। और अगेन प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहता है प्रेस और मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ a डेमोक्रेसी। तो फिर अगर प्रेस ही नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी होगी, और फिर पिलर क्या होगा, वो तो कहने वाली बात है। तो इसलिए प्रेस की कोई वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं है। वो लोगों में क्या अवेयरनेस डालेंगे अगर वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो पाकिस्तान में होता ही होता है। इसके अलावा अब सब सवाल ये उठता है कि हमने 3 रीजंस तो पढ़ लिए कि भाई इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, अगेन मैं बात कर रहा हूँ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनको लगता है दे आर द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। इनका मतलब कि लक्ष्य है कि ये पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करा देंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने क्यों नहीं किया। क्या पाकिस्तान में जब इस तरीके की फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो हो रही थी गवर्नमेंट की, तो पाकिस्तान में यूएस ने इंटरवीन क्यों नहीं किया, क्या रीजन थे। तो देखो इंटरनेशनल, अब एक रीजन और भी समझेंगे पाकिस्तान में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्यों रही, उसके पीछे का यही रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल सपोर्ट था पाकिस्तान को, यानी इनकी मिलिट्री को भी इंटरनेशनली सपोर्ट किया जाता था। अगेन कौन कर रहा है, यूएस कर रही है, यूरोपियन पावर्स कर रही है। ये पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे इनको कि हाँ भाई आप कंटिन्यू करें। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो इनके अपने खुद के अपने इंटरेस्ट है। देखो यूएस का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। यूएस ये नहीं देखता कि उसको कहीं पे कोई ऐसे फ्रीली कोई सर्विस देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है यूएस के साथ। उसका हर जगह अपने इंटरेस्ट लाई करते हैं। अब ये दैट इज द रीजन। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रीजन क्या रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि फियर, थ्रेट बोल सकते हैं। और वो थ्रेट किसका है, थ्रेट, पहला थ्रेट तो ये है कि यूएस को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री, और इसके अलावा इस्लामिक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये लगता है कि कभी कोई ऐसे टेररिस्ट के हाथ इस तरीके से न्यूक्लियर आर्सनल्स वगैरह ना आ जाएं, जिससे ना सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए खतरा है बल्कि वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये एक जेन्युइन थ्रेट है लगता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स लगातार पाकिस्तान की आर्मी पे इस तरीके से भरोसा दिखाती रही कि हाँ भाई आप अगर चाहें तो वन हैंड रूल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अगर हम अफगानिस्तान रोल देखें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाता है कि किस हिसाब से पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प लेते हुए अफगानिस्तान के अंदर तालिबानीज को 1996 से 2001 के बीच जो रूल किया था तालिबान ने, उसको कर्व करने में कैसे ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ भी इसीलिए उस वक्त यूएस ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को कंटिन्यू ही करने दिया। और इसके अलावा तीसरा रीज़न अगर मैं बताऊँ तो यूएसए का पाकिस्तान एक आप कह सकते हैं एलाई रहा है। देखो मैं नेचुरल अलाइंस नहीं बोलूँगा क्योंकि नेचुरल वाला तो हर वक्त रहता है। आज के समय में पाकिस्तान और यूएस के रिश्ते इतने मधुर नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। बट पास में यूएस और पाकिस्तान एक ही खेमे में रहे हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान यूएस को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था। ये भी एक रीज़न है कि यूएस के लीडर्स ने पाकिस्तान पर इतना खास कोई दबाव नहीं बनाया, बिकॉज उसके साउथ एशिया के अंदर यूएस के काफ़ी इंटरेस्ट थे। इसके अलावा वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये दोनों को कहें तो यूएस के ओवरऑल इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उसने कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरीके के डिसीजंस नहीं लिए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। ये पढ़ना ज़रूरी है। अब तक हम पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स देख रहे थे, अब हम देखते हैं इनका इंडिया के साथ क्या इशू है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने के लिए उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू तो अगेन ये हर वक्त रखते हैं, दैट इज द कश्मीर इशू, ये तो है। और इसके अलावा हम और बहुत सारे इशूज़ देखेंगे जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बने हुए हैं। ये मेजर इशू है, ये इनके लिए हरदम बना रहेगा। ओके, तो अभी तक अगर हम इतिहास उठा के देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 2 फुल स्केल वॉर्स किए हैं। फुल स्केल वॉर्स मतलब ठीक ठाक मार पिटाई हुई है दोनों साइड से। तो फुल स्केल वॉर कब कब हुए हैं, एक वो है 65 में, 1965 में, और दूसरा फुल स्केल वॉर हुआ है 1971 के अंदर। इसके अलावा 2 लिमिटेड वॉर्स भी हुए हैं, 2 लिमिटेड वॉर्स हैं, और वो हुए हैं, वन इज़ 1947 और दूसरा है 1998। ठीक है, तो हम कारगिल वॉर को लिमिटेड वॉर की तरह ही देखेंगे। इसके अलावा जो पहली वॉर हुई थी जिसमें कश्मीर में हमारी ट्रूप जाते हैं, हमारे आर्मी जाती है और कश्मीर के एरिया को फ्री कराती है इनिशियली, और ये 1965-71 का वॉर तो जो है वो हमें पता ही है। तो इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो 4 वॉर्स हमने पाकिस्तान के साथ लड़ लिए हैं, जिसमें 2 फुल स्केल वॉर हैं और 2 हमारे लिमिटेड वॉर्स हैं। नाउ अब मेजरली देख लेते हैं कि ये तो हमें लड़ाई को समझ में आ गया। 1947-48 की लड़ाई क्या है, सॉरी 48 है ये। देखो 48 की लड़ाई मैं आपको बता दूं, 48 की लड़ाई कश्मीर को लेके है। दैट अगेन ये हमारा कश्मीर का रीजन है, तो हालांकि ये थोड़ा अजीब सा मैप में बन रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पहले वाले मैप में दिखाता हूँ कश्मीर में क्या इशू है। 1 मिनट। ओके, यस, ये है। देखिए ये जो है, ये वाला, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो रीजन है दिस इज द गिलगिट बल्टिस्तान। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ये आज़ाद कश्मीर। देखो हमारे लिए तो ये कोई आज़ाद कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये इंडिया का पार्ट है। लेकिन फिलहाल में ये पार्ट और ये पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में है।
एंड दिस इज़ द सक्शम वैली। ये इन भाई लोगों ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया, जैसे कि इनकी प्रॉपर्टी है। सो सक्शम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया ये। और इसके अलावा ये तो चाइना ने हड़प रखा ही है। तो ओवरऑल इंडिया के पास ये पूरे जम्मू कश्मीर का 45% हमारे पास अवेलेबल है। 35 देखा जाए तो इनके पास है, एंड रेस्ट इनके पास है, चाइना के पास है ना। तो एक हमारा इशू इनके साथ जम्मू एंड कश्मीर को लेके है, जिसमें 1948 की पहली लड़ाई हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर में किस हिसाब से वो स्टोरी है, दैट स्टोरी हम ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम काफ़ी डिटेल में नहीं बात करेंगे। तो 1948 एक्चुअल में जमीन को लेके विवाद है, जिसमें आर्मी, इंडियन आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय है और पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय की हुई है, अभी भी यहीं पे डिप्लॉय है, एंड दैट इज कॉल्ड द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्यों है, क्या है, कैसे है, इसकी स्टोरी हमें इसमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मेजरली हमें पता होना चाहिए कि इन वॉर का मेजर सिग्निफिकेंस क्या था ना। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट लड़ाई है वो 1965 को लेके है। और 1965 की वॉर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट समझौता होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, दैट इज कॉल्ड द ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट में ही कहते हैं उसके जस्ट एक दिन बाद हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। खैर ये मिस्टीरियस है, कैसी हुई क्या हुई उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का एक इशू सियाचिन ग्लेशियर को लेके भी है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी हाइट पे है, कह सकते हैं ये किसी आर्मी की सबसे ऊंचाई वाली पोस्ट है, और काफ़ी कम टेम्परेचर पे यहाँ पे आर्मी सर्वाइव करती है। और सियाचिन ग्लेशियर के लिए एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश करी थी कि वो सियाचिन ग्लेशियर को हड़प लें, हालांकि ये कामयाब नहीं हो पाया। हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और जिसके तहत हमने सियाचिन ग्लेशियर में अगेन ये सारे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो एक इशू सियाचिन ग्लेशियर का मैंने बता दिया, कश्मीर इशू तो है ही। और अब तीसरा इंपॉर्टेंट इशू जो कि इनके साथ है वो है कि पाकिस्तान और इंडिया, देखिए इंडिया ने सबसे पहले अपना न्यूक्लियर वेपन 1974 में टेस्ट कर लिया। न्यूक्लियर वेपन नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट किया, दैट इज नॉट द पोखरण 1 अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसके अलावा 1998 में फिर से इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है और न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है। बट इस बार याद है दोनों में डिफरेंस है। पोखरण 1 में इंडिया ने टेस्टिंग करी थी, बट उसने कभी भी इसको एज अ वेपन यूज़ नहीं किया था। उस वक्त इंडिया अपनी कैपेबिलिटी चेक कर रहा था, बट 1998 में इंडिया ने ना सिर्फ टेस्टिंग करी बल्कि इसे एज अ न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ करने के लिए डिसाइड किया। और अगेन जो इंडिया करेगा पाकिस्तान जरूर करेगा, और कहते हैं विद इन सम मंथ्स पाकिस्तान ने भी अपनी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करी, दैट इज इन शगाई हिल्स। शगाई हिल्स आपको बलूचिस्तान के एरिया में मिल जाएगा, वहाँ पे इन्होंने टेस्टिंग करी अपनी। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन भी बना रहता है। तो ये अब डेटरेंस के तौर पर देखा जाता है, बट हालांकि एक न्यूक्लियर वॉर की स्थिति हर वक्त बनी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ओके, इसके अलावा कश्मीरी तो हमने देख ही लिया। तीसरा, पाकिस्तान पे आरोप है, आरोप नहीं है, ठीक, ये तो सत्य है कि पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंट्स, जो भी कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनको फंडिंग्स करता है और उनको बरगलाने की कोशिश करता है, जिससे जो भी यूथ है, तो बेसिकली कश्मीर के जो यूथ हैं उनको पाकिस्तान अपने साइड से फंडिंग प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस एंड अदर चीज़ों से यहाँ के यूथ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जो एक इशू और भी हमारा पाकिस्तान को लेके है, और वो है पंजाब एरिया को लेके। पंजाब में भी आरोप है कि पाकिस्तान प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स को सपोर्ट करता आया है, तो ये भी एक आरोप है। इसमें ऑलरेडी 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हो चुका है, जिसमें कुछ खालिस्तानी समर्थक लोगों को इंडियन आर्मी के द्वारा सही किया गया। इसके अलावा अगले आरोप, ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस विंग है, ये एंटी इंडिया चीज़ों को प्रमोट करने पे इन पे आरोप लगाए जाते हैं। और ISI नेपाल और यहाँ बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश में ISI का रोल देखा जाता है कि ये यहाँ भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ख़राब करके इंडिया का जो ये दिस इज नॉन एज चिकन नेक, इसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। सो बेसिकली ISI का ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि एंटी इंडिया या फिर इंडिया को तोड़ने की एक इंपॉर्टेंट साजिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये तो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, और पाकिस्तान भी ब्लेम करता है। देखो मैं तो ये है कि जो ISI करता है ये तो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस विंग है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि हाँ भाई इंडिया भी ऐसा ही करता है। एज यू ऑल नो कि इंडिया की इंटेलिजेंस विंग है रॉ, रिसर्च एंड विंग एनालिसिस। तो पाकिस्तान आरोप लगाता है कि रॉ भी पाकिस्तान के अंदर उनको और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करता है, और इसमें बलूचिस्तान के एरिया में इंडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है उन बलूच मूवमेंट्स को जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो ये सिंध और बलूचिस्तान के एरिया में ट्रबल देने की कोशिश
की जाती है, ऐसा आईएसआई के लोग या पाकिस्तानी लोग कहते हैं। ओके, एक मेजर इशू है जो कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया को लेके है, और वो है वाटर ट्रीटी, पानी को लेके, एंड दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस नदी के पानी को लेके एक बहुत बड़ा झगड़ा है हमारा और पाकिस्तान का। देखिए, ये झगड़ा काफ़ी दिन चला, क्योंकि इसका मेजर मेजर पार्ट ये था कि हम कैसे शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर कर सकें, कि पानी जो भी वहाँ से, देखो पाकिस्तान के पास खुद तो कोई ऐसा कोई नदी का प्रॉपर सोर्स है नहीं कि जहाँ से वो अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। बट अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में वाटर ट्रीटी किस हिसाब से डिसाइड हुई है। तो हेयर यू कैन सी द मैप, ये है, दिस इज द इंडस, और ये इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ओके। तो पानी का विवाद ऐसा है कि पाकिस्तान के पास तो कोई खास नदी है नहीं। तो पाकिस्तान को जितने भी मेजर रिवर्स से जो भी पानी मिल रहा है, वो सारी रिवर्स इंडिया से फ्लो होती हुई जा रही है। तो इशू ये था कि भाई पानी, कितना परसेंट पानी पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान का हर वक्त आरोप रहा है कि भाई इंडिया क्या करता है, उतना पानी पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करता जितनी उसकी नीड होती है। इसको लेकर काफी डिस्प्यूट बना रहा, और फाइनली वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता, वर्ल्ड बैंक मीडिएट करेगा, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया और एक डील साइन हुई इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया इन 1960 में डील होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये उस वक्त कराची में साइन की जाती है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। देखिए, अब हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इस पूरे इंडस वाटर ट्रीटी का मेजर पार्ट क्या है, कि इस पूरे ट्रीटी में हुआ क्या था। देखिए, पानी, तीन नदियों का पानी, ब्यास, रवि, सतलज, यानी ये जो आप तीन नदियां देख पा रहे होंगे, ब्यास, रवि और सतलज, ये जो तीन नदियां हैं, ये इसका, ये तीन नदियों का हिस्सा, या इस पे जो इंडिया, यानी इसका मेजर सोर्स, इसका मेजर जो वाटर शेयर होगा वो इंडिया होल्ड करेगा। रेस्ट जो ऊपर की तीन रिवर्स हैं, दैट इज चेनाब, झेलम, इंडस, ये तीन नदियां, इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, तो ये मेजर मेजर ट्रीटी रही थी कि इसमें नीचे की तीन रिवर्स में मैक्सिमम पानी इंडिया यूज करेगा, और ऊपर के तीन रिवर्स में मैक्सिमम पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि क्लास 12 में हम इतना ही पता हो, उतना बहुत है। ओके, इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू और भी रह गया, जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से खत्म करूँ। तो और वो है हमारा पाकिस्तान के साथ इशू लेके रन ऑफ कच्छ का इशू है। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में देयर इज अ लाइन नॉन एज सर क्रीक लाइन। ठीक है, तो सर क्रीक लाइन है, ओके, सर क्रीक लाइन, सर क्रीक लाइन। देखिए, सर क्रीक लाइन क्या है, इट जस्ट लाइक ये हमारा गुजरात, तो ये है हमारा गुजरात। अब इस गुजरात, और अब जैसे देख सकते हैं गुजरात की कोस्ट लाइन ये पाकिस्तान से मैच बिल्कुल टच करती है, और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी गई है, दैट इज कॉल्ड सर क्रीक लाइन। सर क्रीक लाइन बेसिकली क्या, इसका डिस्प्यूट क्या है। देखिए, इसका डिस्प्यूट है जो भी आपका ये सी पे जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मेजरली मछली, जो यहाँ के मछुआरे हैं, ये मछली पकड़ने के लिए जैसे सी मैक्स एंटर करते हैं, तो कई बार ये इंटरनेशनल जो कि एग्रीमेंट्स के तहत इस लाइन को पार कर लेते हैं, और जिससे वो पाकिस्तान के एरिया में आते हैं, और पाकिस्तान के कोस्टल गार्ड्स उनको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है इस सर क्रीक लाइन का, जो कि पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक लाइन मतलब कि उसके हिसाब से उसको ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। इस लाइन को लेके है कि थोड़ा इधर होना चाहिए, कि थोड़ा इधर होना चाहिए। तो सर क्रीक लाइन पे एक छोटा सा इशू है, जो कि हालांकि ये मेजर इशू नहीं है, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका मेजर यही है कि हमारा सी के रिसोर्सेज पे कितना कितना कंट्रोल हो। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने पाकिस्तान को काफ़ी डिटेल में देख लिया कि क्या क्या पाकिस्तान और इंडिया के इशू रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या रही है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।